चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो हम लोग जो है कल देख रहे थे कि डीसी मशीन में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि डीसी मशीन में जो पोल आर्क और जो पोल पिच होता है इसका जो रेशियो होता है वो 0.7। ये बेटा आपका जो है दिस इज योर पोल पिच एंड दिस इज योर पोल आर्क। ये जो पोल आर्क है वो पोल पिच का आपका कितना है बेटा, दिस इज, ये आपका जो है दिस इज नथिंग बट द, ये आपका पोल आर्क है और ये आपका पोल पिच है। टू पोल की मशीन थी, ठीक है। तो पोल पिच का दैट इज पोल आर्क जो होता है वो आपका 70% के आसपास होता है। और जो हम जो है एयर गैप देते हैं पोल आर्क के अंदर, ये जो एयर गैप होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एयर गैप विल बी देयर। ठीक है, ये एयर गैप हमेशा कैसा होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए क्वाड्रेचर एक्सेस जो होती है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस होती है। यहां पर इंड्यूस ईएमएफ या फिर फ्लक्स डेंसिटी या फिर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे आप जो है क्वाड्रेचर एक्सेस से डायरेक्ट एक्सेस की तरफ चलेंगे, ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सेस से डायरेक्ट एक्सेस की तरफ चलेंगे, फिर पोल की तरफ चलेंगे, पोल आर्क की तरफ चलेंगे, वैसे वैसे आपका जो है आप देखेंगे यहां पर एयर गैप ज्यादा है, फिर उसके बाद एयर गैप लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एयर गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और फिर उसके बाद पोल आर्क के अंदर में 70% आपका जो डिस्टेंस है वहां पर आपका एयर गैप कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर एयर गैप कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी यहां पर कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। और फिर उसके बाद आपका जो एयर गैप है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और एयर गैप बढ़ेगा तो रिलक्टेंस आपका बढ़ेगा, और रिलक्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स या फिर फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और क्वाड्रेचर एक्सेस में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जरा हम लोग जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म बनाने जा रहा हूं। ठीक है, डीसी मशीन में नाउ आई कैन बी मेक द वेवफॉर्म ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी बोलिए, या फिर जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करने वाला। कैसी वेवफॉर्म मिलती है, आर्मेचर के कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा हो। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, या फिर दैट इज नथिंग बट द इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ओमेगा टी। नाउ क्वाड्रेचर एक्सेस से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वाड्रेचर एक्सेस। ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सेस से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस। नाउ दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। पहले नॉर्थ पोल के अंदर में बनाऊंगा, नॉर्थ पोल के अंदर में पॉजिटिव फ्लक्स देखेंगे या फिर पॉजिटिव फ्लक्स डेंसिटी, तो इंड्यूस में भी पॉजिटिव होगा। अगेन दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस, दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस। टू पोल की मशीन है। नाउ दिस इज नथिंग बट द 0 डिग्री। ठीक है, नाउ दिस इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, एंड दिस इज 360 डिग्री। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज योर क्यू एक्सेस, दिस इज डायरेक्ट एक्सेस, या फिर सेंटर ऑफ द पोल। हेलो, सेंटर ऑफ पोल, ये आपका सेंटर ऑफ पोल है, इससे 0.35 और दिस इज द 0.5, ये टोटल आपका जो है 0.7 है। तो 35% यहां होगी, 35% यहां होगी आपका, यहां से 35, यहां से 35, टोटल पोल पिच का जो पोल आर्क होगी। दिस इज क्वाड्रेचर एक्सेस, दिस इज डायरेक्ट एक्सेस, दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपका बेटा है पोल पिच। पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। Now this is again, this is also pole pitch. (180 डिग्री इलेक्ट्रिकल). ठीक है, पोल आर्क इसका 70% होता है और डायरेक्ट एक्सेस सेंटर पे होता है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द 35% यहां पर और 35% यहां पर, ये टोटल आपका ये डिस्टेंस आपका क्या है, दिस इज योर पोल आर्क।
दिस इज योर पोल आर्क, ये आपका है पोल आर्क। और नाउ दिस इज अगेन, दिस इज द पोल आर्क। पोल आर्क, डीसी मशीन में जो पोल आर्क होता है वो पोल पिच का 70% होता है। ठीक है, चलो अब हम जो है वेवफॉर्म बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या हो गया इसको, हाँ देखिए, क्वाड्रेचर एक्सेस मतलब न्यूट्रल एक्सेस में 0 है। और जैसे जैसे नाउ दिस इज नथिंग बट द, मैं लिख रहा हूं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, क्या होता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एमएमएफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होगा एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस होता है वो हमेशा एयर गैप के प्रोपोर्शनल होता है। मोर एयर गैप मोर रिलक्टेंस, लेस एयर गैप लेस रिलक्टेंस। अब जैसे जैसे आप क्वाड्रेचर एक्सेस से पोल आर की तरफ बढ़े, ये क्वाड्रेचर एक्सेस है, जैसे जब आप पोल आर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका जो रिलक्टेंस है या फिर एयर गैप है कम होता जाएगा। यहाँ पर एयर गैप ज्यादा है, एयर गैप आपका लगातार कम होता जा रहा है। तो एयर गैप कम होगा तो आपका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स। वेवफॉर्म बना रहा हूं, क्वाड्रेचर एक्सेस में न्यूट्रल है, बढ़ेगा। और पोल आर्क तक आपका जो है एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स आपका क्या होगा, बढ़ेगा। फिर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये पोल आर्क के अंडर में हमेशा, पोल आर्क के अंडर में हमेशा आपका जो है एयर गैप कांस्टेंट रहेगा। एयर गैप अगर कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू या फिर फ्लक्स डेंसिटी या फिर ईएमएफ भी हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर पोल आर के बाद फिर से एयर गैप बढ़ेगा, एयर गैप बढ़ेगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स की वैल्यू या फिर फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये मैंने बनाया है नॉर्थ पोल के अंदर में, दिस इज फॉर द नॉर्थ पोल। साउथ पोल के अंदर में निगेटिव हो जाएगा, दिस इज द नॉर्थ पोल। और यहां पर हम बना रहे हैं साउथ पोल, साउथ पोल। ईएमएफ अपोजिट हो जाएगा तो फ्लक्स भी अपोजिट हो जाएगा। नाउ दिस इज पोल आर्क तक आपका रिलेक्टेंस कम होगा, रिलेक्टेंस कम होगा, फ्लक्स या फिर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। और पोल आर्क के बाद आपका एयर गैप कांस्टेंट है तो रिलेक्टेंस कांस्टेंट है तो फ्लक्स या फिर फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होगा, फिर ईएमएफ कांस्टेंट होगा। उसके बाद एयर गैप बढ़ेगा, रिलेक्टेंस कम हो, रिलेक्टेंस आपका बढ़ेगा, रिलेक्टेंस बढ़ेगा तो फ्लक्स वैल्यू कम हो जाएगी। फिर क्वाड्रेचर एक्सेस में जाके फिर से फ्लक्स या फिर ईएमएफ कितना हो जाएगा। दिस इज द वेव इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर के कंडक्टर में दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डीसी मशीन। डीसी मशीन के अंदर, आर्मेचर के अंदर आपका जो वेवफॉर्म जनरेट होती है, ईएमएफ जनरेट होता है, वो कैसा होता है, दिस इज द फ्लैट टॉप। इसका टॉप कैसा है, फ्लैट। दिस इज नथिंग बट द फ्लैट टॉप वोल्टेज वेवफॉर्म। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इज नथिंग बट द फ्लैट टॉप वेवफॉर्म। और बेटा कितना फ्लैट है ये, 70% आपका जो है फ्लैट होती है वेवफॉर्म। हेलो 70%, क्योंकि 70% है पोल आर्क, पोल पिच का 70% होता है तो दिस इज द 70% फ्लैट टॉप वेवफॉर्म। दिस इज ए 70%, दिस डिस्टेंस इज 70% फ्लैट टॉप। ठीक है, फ्लैट टॉप रहता है, ये 70% होता है किसका, पोल पिच का। दिस इज द 70% फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप्ड कर देता हूं तो लिख रहा हूं इन डीसी मशीन दिस इज नथिंग बट द शेप। इस शेप को बोलते हैं फ्लैट टॉप वेवफॉर्म या फिर दिस इज नथिंग बट द नोन एज ए आपका ट्रापेजॉइड वेवफॉर्म। इन द डीसी मशीन, in the DC machine,
the waveform induced in the DC machine, the induced EMF waveform will be flat top nature, flat top नेचर, और फ्लैट टॉप नेचर को ही बोल देते हैं फ्लैट टॉप नेचर और ट्रापेजॉइड इंड्यूस्ड ईएमएफ वेवफॉर्म। और इन डीसी मशीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ वेवफॉर्म शेप इज समलंब की तरह है ना, ये समलंब को ट्रापेजॉइड बोलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ waveform shape is trapezoid. Trapezoid shape, trapezoid waveform, trapezoidal waveform. इट इज नॉट ए साइनोसोडल वेवफॉर्म। साइनोसोडल वेवफॉर्म नहीं होती। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो आपका साइनोसोडल नेचर का जनरेट नहीं होता है, ट्रापेजॉइड होता है ये एसी, लेकिन इसमें डीसी कंपोनेंट इज वेरी वेरी हाई। विच कंपोनेंट इज वेरी वेरी हाई? डीसी कंपोनेंट। 70% इसमें डीसी वेवफॉर्म है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है? तो लिख रहा हूं इसमें, चलिए, दिस इज द फ्लैट टॉप वेवफॉर्म। अब जरा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हम बात करेंगे आपका डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में अंतर क्या होता है, इक्वेशंस में अंतर क्या होगा, उसको भी मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूं। याद रखिए, पूछा जाता है कैसी वेवफॉर्म होती है, चाहे आपका वी वेव, हेलो इसको बोलते हैं बी वेव, बी वेव का शेप पूछे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ का, या फिर फ्लक्स का, कैसा होता है बेटा? ट्रापेजॉइड नेचर का होता है, ट्रापेजॉइड। और आपका चूंकि एयर गैप आपका जो है पोल आर के अंदर में एयर गैप कांस्टेंट होता है, तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी कैसा का होगा? कांस्टेंट होगा। तो ईएमएफ भी आपका जो है कैसा होगा? कांस्टेंट ईएमएफ विल बी देयर, ठीक है? चलिए, अब जब हम बात करते हैं जो भी जनरेटर होंगे, ठीक है, जनरेटर, ठीक है, दिस इज द जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में बात करता हूं और एसी जनरेटर में, दोनों में इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन में क्या अंतर आएगा? इन डीसी जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज, द टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन एज। देखो, जनरेटर में क्या होगा कि जो हमारे आर्मेचर होंगे उनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जनरेटेड वोल्टेज या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको हम लोग ईजी से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरेटेड ईएमएफ इतना होगा, ठीक है? आर्मेचर में जनरेटेड ईएमएफ बोलिए, जनरेटेड ईएमएफ, या फिर आपका जो है बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है? डीसी मशीन में क्या करते हैं, जो भी हमारा कंडक्टर होगा उसका केवल रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है? क्या कंसीडर करेंगे? रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है? आर ए विल बी कंसीडर, यहां पर लिख देता हूं। नाउ दिस इज, ये ब्रुश हो गई, यहां पर जनरेटेड ईएमएफ होगा, ठीक है? आर्मेचर का हम लोग डीसी मशीन में केवल रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और उसके बाद
टर्मिनल वोल्टेज या फिर आउटपुट वोल्टेज इन नथिंग बट कंसीडर एज ए वी। और जनरेटर है, पावर सप्लाई करेगा। जो करंट आर्मेचर से निकलेगा वही आपका लोड में ट्रांसफर होगा। यही आपका लोड करंट एंड आर्मेचर करंट। लोड करंट एंड आर्मेचर करंट विल बी सेम। आर्मेचर से जो करंट पास करेगा वही आपका लोड से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो लोड करंट ही आपका आर्मेचर करंट होता है। दिस इज लाइक दिस। तो इक्वेशन जब लिखते हैं नाउ, केवीएल जब अप्लाई करेंगे प्लस माइनस होता है। अभी मैं बनाऊंगा, सारी चीजें बनाऊंगा, मैं आपको इक्वेशन लिखा रहा हूं। तो आपका जो है, अगर बात करेंगे दिस वोल्टेज इज इक्वल टू, आपका जनरेटेड वोल्टेज है, इस वोल्टेज का कुछ ड्रॉप आपका किसमें होगा, आपके आर्मेचर के रेजिस्टेंस में होगा, आई ए इंटू आर ए। और फिर बचा हुआ वोल्टेज कहां पर पहुंच जाएगा, रजिस्ट टर्मिनल में। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन जो होती है, दिस इज ईजी इज इक्वल टू जनरेटेड वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ आपका आर्मेचर के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा जब करंट पास करेगा, तो आई इंटू आर आपके आर्मेचर के रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, और बचा हुआ वोल्टेज टर्मिनल, तो दैट इज इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू आर। तो अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज को निकालूं डीसी मशीन में, तो जनरेटेड वोल्टेज माइनस आई ए इंटू आर, ये इक्वेशन होगी। टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए आपने केवल कंडक्टर का क्या कंसीडर किया, रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया। ये डीसी जनरेटर में। एसी जनरेटर में क्या होगा, इन एसी जनरेटर, इन एसी जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज गिवन एज ए, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज वहां पर जो है, जब एसी के बारे में बात करेंगे, एसी मशीन में तो हम कंडक्टर के फिर आर्मेचर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते। क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज नथिंग बट द इंपीडेंस कंसीडर करते हैं। मतलब रजिस्टर भी कंसीडर करते हैं और रिएक्टेंस भी कंसीडर करते हैं, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आपका इंपीडेंस कहलाता है। तो वहां पर जो है एसी मशीन में आपकी जो इक्वेशन होती है, हेलो, V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू होता है जनरेटेड ईएमएफ माइनस आई ए इंटू जेड एस। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। दोनों में अंतर क्या है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ इन द आर्मेचर, ठीक है, माइनस दैट इज आर्मेचर करंट। और डीसी मशीन में हम केवल कंडक्टर का, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कंसीडर करें, वही एसी मशीन में हम लोग आपका इंपीडेंस कंसीडर करें। लेकिन दोनों ही मशीन में आर्मेचर में जनरेट क्या हो रहा है, एसी ही जनरेट हो रहा है। एसी विल बी देयर, एसी जनरेट होगा कंडक्टर में, फिर हम जो है आपका कम्यूटेटर की हेल्प से जब निकालेंगे तो डीसी आएगा, और फिर वो डीसी हमारा लोड में क्या होगा, फेड होगा, ठीक है। बाहर आपका जब आता है वो डीसी आता है, एसी मशीन में एसी जनरेट होगा और स्लिप रिंग की हेल्प से बाहर एसी ही आएगा। तो दोनों ही मशीन में चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, दोनों में अंदर तो जनरेट एसी हो रहा है। अगर एसी अंदर जनरेट हो रहा है, डीसी मशीन के अंदर भी एसी ही जनरेट हो रहा है, तो हम रेजिस्टेंस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। व्हाई वी विल कंसीडर रजिस्टर, जनरेट जो हो रहा है ये एसी ही जनरेट हो रहा है दोनों ही केस में, लेकिन डीसी में हमने आर्मेचर का रेजिस्टेंस कंसीडर की है, वहीं हमने आपका एसी मशीन में वी विल कंसीडर द इंपीडेंस, ठीक है। इसको हम लोग समझना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो तो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो भाई। क्या मेरी बात समझ गए हैं, चलो आ जाओ, लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। वाई इन, वाई वी आर नॉट, वाई वाई वी आर नॉट considering
impedance in the DC generator. Why we are not considering in the DC generator? Why we are not considering impedance in the DC generator? Even जबकि through AC is induced in the armature of DC जनरेटर. DC जनरेटर के आर्मेचर में AC ही जनरेट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप डीसी जनरेटर के अंदर आप अपने कंडक्टर का केवल रेजिस्टेंस ही कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. आपको पहला चीज है कि जब भी आपको जो है, जब सर ने आपने एसी पढ़ाया था, सर ने आपको एसी पढ़ाया होगा और एसी में देखा था कि आपने देखा था कि अगर आपके पास जो वेव फॉर्म है वो परफेक्ट कैसी है, साइनोसोडल है. तभी हम लोग जो है परफेक्ट साइनोसोडल के लिए हम लोग रिएक्टेंस प्रॉपर्टी क्या करते थे, पढ़ते थे. ठीक है. तो एसी मशीन के अंदर जो हमारा कंडक्टर होगा, फिर आर्मेचर कंडक्टर होगा, उसमें एसी जनरेट होता था. अगर एसी जनरेट हो रहा है तो हमें अपने कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो कंसीडर करेंगे ही, साथ ही साथ आपका जो है क्या भी कंसीडर करेंगे, रिएक्टेंस प्रॉपर्टी भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर. ठीक है. प्योरली साइनोसोडल अगर आपके पास जनरेट हो रहा है. ठीक है. तो मैं लिख रहा हूं, सोल्यूशन लिखे. इन एसी मशीन, in the AC machine, में in the AC machine, the induced EMF is perfectly sinusoidal. In the AC machine, the induced EMF in the armature conductor is perfectly sinusoidal. Perfectly sinusoidal, so that in the AC machine, अगर साइनोसोडल के केस में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी आएगी और रिएक्टेंस प्रॉपर्टी भी कंसीडर करेंगे, और दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा इंपीडेंस. In the AC machine, the induced EMF in the armature conductor is perfectly sinusoidal, so that in the AC machine, the armature conductor offers, so that in the AC machine, armature conductor offers resistance and reactance. Property both. So that in case of AC machine, in case of AC machine, we will consider impedance of the armature conductor. Impedance of armature conductor for the calculation purpose. For the calculation purpose. जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर हम लोग जो है कैलकुलेशन पर्पज.
और बेटा ये जो परफेक्ट साइनोसोइडल ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए एसी मशीन में जो पोल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चैम्फर्ड होते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं फॉर अचीविंग, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां परफेक्टली एसी जनरेट होता है और एसी के केस में रिएक्टेंस प्रॉपर्टी विल बी देयर। ठीक है, लेकिन यहां पर जो एसी जनरेट होगा उसमें मोस्ट ऑफ द डीसी नेचर इज डोमिनेटिंग इन द कंडक्टर, तो रिएक्टेंस बहुत कम होता है जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। रिएक्टेंस आता है लेकिन रिएक्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। एसी मशीन में क्या होगा, हेलो, एसी मशीन में रेजिस्टेंस होगा रिएक्टेंस, लेकिन एसी मशीन में रिएक्टेंस प्रॉपर्टी डोमिनेटिंग ऑन द रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे जब आपको सर सिंक्रोनस मशीन पढ़ाएंगे ना, तो पहले तो वहां पर इंपीडेंस लिखेंगे, लेकिन बाद में आपका जो है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए रिएक्टेंस इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस कंसीडर। तो प्योर साइनोसॉइडल के केस में कंडक्टर का रिएक्टेंस डोमिनेट कर जाता है रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग प्योर एसी मशीन में। प्योर एसी मशीन में रिएक्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपका डीसी मशीन में होता दोनों है, लेकिन कौन डोमिनेटिंग नेचर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डोमिनेटिंग नेचर एज कंपेयर टू रिएक्टेंस, बिकॉज डीसी नेचर इन द वेव फॉर्म विल बी हाई। ठीक है, अगर हाई डीसी नेचर है तो जो नेचर हाई होगा वो पार्ट आपका जो है ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो कैलकुलेशन में हम उस पार्ट को रिएक्टेंस को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसीलिए रेजिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, अभी सेल की तरह काम करेगा, अभी मैं इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला भी निकालूंगा, पहले मैं आपको पूरा ब्लॉक समझा दूंगा, उससे बाद डेरिवेशन करना आसान रहेगा, तो फिर डेरिवेशन आप याद रखते रहेंगे। और जो इंड्यूस ईएमएफ की हम लोग वेवफॉर्म निकालेंगे वो जनरेटर और मोटर दोनों के लिए होती है, और कम से कम आपके पास 50 क्वेश्चन आए होंगे उसी फार्मूले पे। केवल आपको जो है कभी फ्लक्स दे देगा, कभी स्पीड दे देगा, कभी ओमेगा दे देगा, और डिफरेंट डिफरेंट के लिए आपका जो है ईएमएफ क्या करेगा, कैलकुलेट कराएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप एसी मशीन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डीसी से अलग रखता है, क्योंकि वहां हमें एसी जनरेट करना है, और एसी के केस में दोनों प्रॉपर्टी आएंगी, बट रिएक्टेंस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। तो एसी मशीन में आप जो है रिएक्टेंस से भी काम चला सकते हैं, वहां पर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी निगलेक्ट द रिएक्टेंस, बट रिएक्टेंस इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग नेचर इन द केस ऑफ एसी, क्योंकि आपको मैंने बताया था स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट में क्या होता था, रिएक्टेंस डीसी के केस में आपका रिएक्टेंस प्रॉपर्टी ना के बराबर होती थी। ठीक है, इसीलिए डीसी के केस में स्किन इफेक्ट नहीं आता था, लेकिन जब हम एसी पास करते थे तो रिएक्टेंस प्रॉपर्टी डोमिनेट कर जाती थी। इसलिए हम लोग जब भी स्किन इफेक्ट को समझते थे तो हम हमेशा केवल अपोजिशन के बारे में बात करते थे कि आपका जो है रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट आपका जो है आउटर साइड पे चला जाएगा। तो एसी के केस में रिएक्टेंस डोमिनेट होता है, डीसी के केस में रेजिस्टेंस डोमिनेट होता है। जैसा नेचर होगा वही प्रॉपर्टी आप कंडक्टर में दिखाने वाले हैं। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, तो जो कंस्ट्रक्शन वाइज होता है दोनों मशीन कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ा सा अलग होती है, पोल में थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। लिख रहा हूं, इन द एसी मशीन फॉर अचीविंग द परफेक्ट साइनोसोइडल इंड्यूस्ड ईएमएफ, in the AC machine for achieving the perfect sinusoidal induced EMF in the armature conductor. Armature conductor, the poles of the AC machines, poles of the AC machine is chamfered. chamfered, ठीक है। डीसी मशीन में बात करते हैं, इन डीसी मशीन, तो एसी मशीन के बाद में लिख दिया मैंने, हमेशा जब कैलकुलेशन करेंगे इंपीडेंस या फिर रिएक्टेंस यू कैन बी कंसीडर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेकिन हम डीसी मशीन में बात करते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर में वो कैसा है बेटा, जो आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कैसा है बेटा, दैट इज नथिंग बट दैट फ्लैट टॉप है या फिर आपका ट्रपाजॉइडल है। ट्रपाजॉइडल है, उसमें कौन सा ट्रपाजॉइडल फ्लैट टॉप है, कितना परसेंट, 70% डीसी कंपोनेंट है, 30% एसी कंपोनेंट। विच कंपोनेंट इज हायर, डीसी कंपोनेंट इज हायर। इन डीसी कंपोनेंट दैट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी विल बी मोर एज कंपेयर टू रिएक्टेंस प्रॉपर्टी। तो लिख रहा हूं, इन द डीसी मशीन
in the DC machine. In the DC machine, the pole arc is 70% of pole pitch, and we maintain constant air gap under the पोल आर्क. पोल आर्क के अंदर कांस्टेंट एयर गैप मेंटेन करते हैं. तो ऊपर का लिख नहीं पाए हैं. जल्दी लिखो मेरे भाई, कितना धीमे लिख रहा हूं, मैं बोलता भी जा रहा हूं. जल्दी जल्दी लिखो. जब मैं बोलता हूं तो साथ में लिखते चला करो. तुम लोग देख देख के क्यों लिखते हो? हो गया? चले संदीप? चलो. तो इन द डीसी मशीन द पोल आर्क इज 70% ऑफ द पोल पिच एंड वी मेंटेन द कांस्टेंट एयर गैप अंडर द पोल आर्क, सो दैट पोल आर्क के अंदर 70% कांस्टेंट है, इसलिए वहां पर फ्लैट आएगी वेवफॉर्म. सो दैट इन द डीसी मशीन so that in the DC machine the shape of induced EMF is flat top, 70% flat top, so that in the DC machine the shape of induced EMF waveform is a trapezoid trapezoidal or flat topped, and this flat top waveform या फिर ये भी लिखा है फ्लैट टॉप. ठीक है, फ्लैट टॉप which contain, या फिर यहाँ पर in the DC machine the shape of induced EMF waveform is flat top or trapezoidal in the armature conductors. Shape of induced EMF waveform is trapezoidal flat top, and this flat top waveform is 70% flat in nature, and this flat topped induced EMF in the armature conductor is 70% फ्लैट इन नेचर. 70% फ्लैट नेचर की होती है. किसकी वजह से? पोल आर्क 70% रखता है. हेंस इस वजह से in the DC machine the induced EMF contain more DC component. Hence, in the DC machine, armature conductor induced EMF contain
कंटेन मीन्स रखना, कंटेन more DC component, more DC component as compare to AC component. DC component परफेक्ट साइनोसॉइड में केवल AC कंपोनेंट है, जो आपका AC मशीन में वो परफेक्ट है तो उसमें केवल AC, DC कंपोनेंट नहीं है, एवरेज वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसमें DC कंपोनेंट ज्यादा है। कंटेन मोर DC कंपोनेंट एज कंपेयर टू AC कंपोनेंट। हेंस अगर AC कंपोनेंट आपकी वेव फॉर्म में कम है तो दैट इज द रिएक्टेंस को आप निगलेक्ट कर सकते हैं कंडक्टर के। ड्यू टू स्मॉल AC component in the induced EMF waveform, due to a small AC component in the induced EMF waveform, the conductor, armature conductor offer negligible reactance. The armature conductor offer negligible reactance property. Negligible reactance property. Due to the DC component, the armature conductor offer high resistance property. And due to high DC component, in the induced EMF waveform, the armature conductor offers high resistance property. DC के केस में रेजिस्टेंस ही ऑफर होता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा ऑफर होता है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि आर्मेचर में दोनों प्रॉपर्टी है बट रिएक्टेंस प्रॉपर्टी आपकी निगलेक्टेड है। तो डीसी मशीन में आपका केवल आप आर्मेचर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही कंसीडर करें, सो दैट in the DC machine armature resistance is dominating as compared to armature reactance. Armature conductor resistance is dominating या फिर वेरी हाई is वेरी हाई। डीसी कंपोनेंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हाई होती है, वेरी हाई एज कंपेयर टू रिएक्टेंस। हेंस या फिर therefore in the DC machine for the analysis purpose we will consider the resistance of the armature
रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर। आर्मेचर का हम केवल और केवल क्या कंसीडर करते हैं, रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है, ना कि इंपीडेंस। ठीक है, चलो। तो अब हम बात करते हैं भाई इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, ठीक है, कि सर्किट कैसा होता है और इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर एक कंडक्टर, जो आर्मेचर में जितने भी कंडक्टर होंगे उसका मैं केवल केवल रेजिस्टेंस ही कंसीडर करूंगा, ना कि आपका दैट इज इंपीडेंस कंसीडर करूंगा। ठीक है, लिखिए सर्किट मॉडल ऑफ डीसी मशीन। जब सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, फिर ईएमएफ इक्वेशन वहीं से निकालेंगे। नेक्स्ट लिखिए सर्किट मॉडल ऑफ द डीसी मशीन। डीसी मशीन की जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम उसको किस सर्किट से रिप्लेस कर पाएंगे, आर्मेचर को। ठीक है, तो ये बताइए डीसी मशीन में हम इक्विवेलेंट मॉडल बनाने जा रहे हैं, तो जो आर्मेचर होगा, नाउ दिस इज आर्मेचर, इसमें कंडक्टर होंगे। ठीक है, नाउ दिस इज आई कैन बी प्लेस द कंडक्टर। आर्मेचर में कंडक्टर होंगे। आर्मेचर का मॉडल कैसा होगा, ठीक है, ये आपका आर्मेचर हो गया। यहां पर आपके पास पोल्स होंगे जो कि फील्ड पोल्स होंगे, जो कि फील्ड फ्लक्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नाउ दिस इज योर स्टेटर। नाउ दिस इज योर स्टेटर, यहां पर फील्ड वाइंडिंग आपने लगा रखी। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग से आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या कर रखा है, प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, अब ये बताइए फील्ड ऐसे होगी, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ से साउथ पे निकलेगी। जैसे द फील्ड इज ओरिएंटेड लाइक दिस।
ठीक है। नाउ दिस इज योर स्टेटर एंड दिस इज योर आर्मेचर। ठीक है, और यहां पर ये प्राइम मूवर लगा होगा। जनरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर जनरेटर और इसमें ये प्राइम मूवर लगा हुआ है। प्राइम मूवर से आप इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। यू कैन बी रोटेट लाइक दिस। तो आपका जनरेटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, या फिर आर्मेचर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट्स लाइक दिस। ठीक है, अब ये बताइए, जब आपका जो है आर्मेचर रोटेट करेगा तो जो कंडक्टर है वो फ्लक्स को कट करेंगे। कंडक्टर क्या करेंगे, फ्लक्स को कट करेंगे। फ्लक्स को कट करेंगे तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। मेरी बात समझ में आ रही, हेलो? यहां बोर्ड पे देखो, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो कंडक्टर किसको कट करेगा, फील्ड को कट करेगा। और व्हेन द दैट इज ए cutting take place between the conductor and flux, तो EMF will be induced in the conductor। कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा VLB। BLV ये EMF इंड्यूस होगा। और साथ ही साथ डीसी मशीन में जो EMF इंड्यूस होगा फ्लैट टॉप होगा। फ्लैट टॉप होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफर होगी, केवल रजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफर होगी। तो कंडक्टर में आपका किसी एक कंडक्टर में, इस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी। तो हर एक कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव करेगा। सेल का क्या होता है, सेल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, सेल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और सेल का जैसे बैटरी का क्या होता है, रेजिस्टेंस विल बी देयर। तो हर एक कंडक्टर एक छोटे छोटे सेल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। हर एक कंडक्टर सेल की तरह क्या करेगा, बिहेव। और ये सारे के सारे कंडक्टर एक दूसरे द्वारा कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। और सारे के सारे वोल्टेज आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद जो आपका जनरेटेड वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल। सेल की तरह बिहेव करेगा सेल। हर एक कंडक्टर एक इंडिविजुअल सेल, हर एक कंडक्टर। तो आपका जब ओवरऑल निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट एक सेल आएगा जिसका टोटल रेजिस्टेंस होगा एंड दैट इज नथिंग बट द टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब हम निकालते हैं ई और आर ए लिखते हैं, वो क्या होता है, टोटल मेरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस और टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द आर्मेचर। क्योंकि हर एक कंडक्टर में छोटा छोटा ईएमएफ जनरेट होगा और सारे इंड्यूस ईएमएफ आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद नेट में एक वोल्टेज आएगा दैट इज, और वो जो वोल्टेज आएगा उसमें डीसी कंपोनेंट आपका क्या है, ज्यादा। तो डीसी कंपोनेंट हम लोग एनालिसिस करते समय क्या करते हैं, शो करते हैं। एसी कंपोनेंट निग्लेक्टेड होता है 70%, 30% होता है दैट इज निग्लेक्टेड, ओनली डीसी कंपोनेंट वी विल कंसीडर। ठीक है, तो हर एक जो कंडक्टर होता है वो आपका छोटे छोटे क्या करेगा, सेल की तरह। सारे सेल को ऐड करेंगे तो एक टोटल वोल्टेज आएगा और टोटल रेजिस्टेंस आएगा। तो आर्मेचर का सर्किट क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ प्लस आपका दैट इज नथिंग बट द आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस। आगे क्या लगा होगा, ब्रुसेज लगी होंगी। और ब्रुसेज के बाद क्या लगा होगा, लोड लगा होगा। लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज विल बी देयर। और बेटा ये जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, इसको हम अलग से दिखा देंगे। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में अलग से फ्लक्स जनरेट होगा और आपका सीरीज शंट में क्या होगा, जो ईएमएफ जनरेट होगा वही आपका इन फील्ड को क्या करेगा, जनरेट करेगा। उसको भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो लिखिए जरा, सर्किट मॉडल आर्मेचर का दिखा रहे हैं। आर्मेचर का दिखाने का मतलब एनालिसिस करने के लिए आर्मेचर का ही रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो लिखिए इन डीसी मशीन, इन डीसी मशीन in the DC machine each conductor, जो बता रहा हूं बेटा वैसा आप कहीं देखने को पाएंगे नहीं। जिस तरह मैं बता रहा हूं सर्किट डायग्राम, आपको केवल ई और आर ए दिखता है, कहां से आता है क्या आता है वो सारी चीजें दिखा रहा हूं। इन द डीसी मशीन ईच कंडक्टर, ईच कंडक्टर बिहेव्स, बिहेव्स लाइक ए सेल। इसकी तरह बिहेव कर, सेल मतलब बैटरी की तरह बिहेव करेगा। बिहेव लाइक ए वन सेल, यहां मैं लिख देता हूं एक सेल। बिहेव लाइक एज
वन सेल, हर एक कंडक्टर एक सेल की तरह बिहेव करेगा। एंड 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 द सेल वोल्टेज, ये जो आपका कंडक्टर है ना, कंडक्टर, हर एक कंडक्टर इस सेल की तरह बिहेव करेगा, और इस कंडक्टर के वोल्टेज को, जिसको मैं सेल वोल्टेज बोल रहा हूं, कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट होगा उसको मैं सेल वोल्टेज बोल रहा हूं, उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करेगा हर एक कंडक्टर में इंड्यूज ईएमएफ, हर एक कंडक्टर में इंड्यूज ईएमएफ, और साथ ही से इसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि जो इंड्यूज ईएमएफ होगा उसमें डीसी कंपोनेंट आपका डोमिनेटिंग हो, एसी कंपोनेंट ना के बराबर, तो यू कैन बी निग्लेक्टेड फॉर द एनालिसिस पर्पज। एंड हैविंग एंड हैविंग सेल वोल्टेज, हर एक कंडक्टर सेल की तरह बिहेव करे, एंड हैविंग सेल वोल्टेज, हर एक कंडक्टर के वोल्टेज को मैं सेल वोल्टेज बोल रहा हूं, और बेटा मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई वोल्ट, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हर एक कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट होगा दैट इज द ई, कंडक्टर का वोल्टेज है ई, एक कंडक्टर का। एंड हर एक कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा, और कंडक्टर कौन सा इफेक्ट ऑफर करेगा, रजिस्टिव इफेक्ट। एंड सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड हैविंग यहां पर हैविंग वर्ड कर देता हूं, एंड हैविंग सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ओम। और बेटा ये जो आर ओम है वो हर एक किसका है बेटा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसको मैं सेल रेजिस्टेंस बोला, दिस इज द कंडक्टर रेजिस्टेंस, ये लिख रहा हूं रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर लिख देता हूं। स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर, और स्मॉल ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ईच कंडक्टर, हर एक कंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग ई से अच्छा कंडक्टर सेम है ना भाई ये बताओ, हेलो, ये वाला कंडक्टर जब एक रोटेशन कट करेगा, हेलो मेरी बात सुनना, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज में ये बताओ, ये कंडक्टर एक चक्कर में जितना फ्लक्स को कट करेगा, पहला वाला कंडक्टर, ये वाला भी जब ये पूरा एक चक्कर कट करेगा तो ये भी तो उतना ही फ्लक्स कट करेगा। मान लो दो पोल की मशीन है, ये वाला कंडक्टर जब घूमेगा तो ये वाले इस वाले फ्लक्स को भी कट करेगा, इस वाले फ्लक्स को भी कट करेगा, ये वाला जब पूरा चक्कर घूमेगा तो भी ये उतना ही फ्लक्स कट करेगा। दोनों जितने भी कंडक्टर होंगे जब आपका पूरा का पूरा एक चक्कर रोटेट कर जाएगा तो सारे कंडक्टर बराबर फ्लक्स कट करेंगे, तो सारे कंडक्टर में बराबर फ्लक्स में चेंज आएगा, और बराबर में फ्लक्स चेंज आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी कैसा होगा, बराबर विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए हर एक वोल्टेज में हर एक कंडक्टर के इंड्यूस ईएमएफ को मैं ई से प्रिंट कर रहा हूं, और हर एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द आर विल बी देयर, ठीक है, हर एक कंडक्टर की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर मैं दिखाता हूं, तो अगर मैं दिखाना चाहूं कंडक्टर को, हर एक कंडक्टर को डीसी मशीन में ईच कंडक्टर का अगर मैं इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊं, दिस इज द कंडक्टर, हर एक कंडक्टर का इक्विवेलेंट मॉडल क्या होगा, दैट इज हर एक कंडक्टर में कितना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर।
ठीक है। नाउ दिस इज ई एंड दिस इज आर ओम एंड दिस इज द ई वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक कंडक्टर को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अब डीसी मशीन में मान लेते हैं कि टोटल कितने कंडक्टर है, जेड कंडक्टर है, और पैरेलल पाथ को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास जो है दैट इज नथिंग बट द लैप वाइंडिंग की होगी तो पैरेलल पाथ ए की वैल्यू पी के बराबर हो जाएगी, अगर वेव वाइंडिंग होगी तो ए की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो है जनरल डेरिवेशन करेंगे, कोई भी वाइंडिंग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पैरेलल पाथ को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब लैप वाइंडिंग का केस होगा तो ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा, और जब वेव वाइंडिंग हो तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो लेट अस कंसीडर। अच्छा ये बताइए, अगर मेरी मशीन में टोटल मेरे पास जेड कंडक्टर हैं और कितने पैरेलल पाथ हैं, ए पैरेलल पाथ हैं। जेड कंडक्टर को ए पैरेलल पाथ में आपको फिट करना है, तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, सीरीज में होंगे। एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर सीरीज में लगाऊंगा, जेड बाई ए पैरेलल पाथ में जेड कंडक्टर फिट करने हैं, तो एक पैरेलल पाथ में जेड बाई ए कंडक्टर होंगे, और ये जेड बाई ए कंडक्टर किसमें कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, और सीरीज में, और बेटा जेड बाई ए कंडक्टर के क्रॉस जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही आपका लोड के क्रॉस दिखाई देगा, और जो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे ए पैरेलल पाथ का वही आपके आर्मेचर का टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो लिख रहा हूं, लेट अस कंसीडर जेड कंडक्टर, total number of conductor in the DC machine is Z. Let the total number of conductor in DC machine, मशीन वर्ड यूज किया, चाहे आर्मेचर हो यानी जनरेटर हो चाहे मोटर, दोनों केस में इज इक्वल टू जेड। पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन डीसी मशीन इज इक्वल टू ए पैरेलल पाथ कंसीडर किया। ठीक है। अगर आपके पास ए पैरेलल, हेलो कितने पैरेलल पाथ बनाऊंगा मैं, ए पैरेलल पाथ, और इन ए पैरेलल पाथ में टोटल कितने कंडक्टर, जेड, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर सीरीज में लगेंगे, जेड बाई ए। तो लिख रहा हूं, इन ईच पैरेलल पाथ, इन ईच पैरेलल पाथ, इन ईच पैरेलल पाथ द नंबर ऑफ कंडक्टर बोलिए या फिर कंडक्टर को हम सेल भी बोल रहे हैं, हर एक कंडक्टर सेल की तरह बिहेव कर रहा है। नंबर ऑफ कंडक्टर और सेल कनेक्टेड इन सीरीज, हर एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे, जेड बाई ए, इतने कंडक्टर होंगे। कितने कंडक्टर होंगे, हर एक पैरेलल पाथ में इतने कंडक्टर सीरीज में होंगे। और कितने पैरेलल पाथ हैं, हेलो हेलो, जेड बाई ए कंडक्टर एक पैरेलल पाथ में, तो इस तरह के कितने पाथ हैं, ए पाथ है। क्या मेरी बात समझे? जेड बाई ए, जेड बाई ए, जेड बाई ए, जेड बाई, कितनी बार ऐड कर दें, ए बार ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 20 कंडक्टर हैं और 4 पैरेलल पाथ में डिजाइन करना है आपको, तो हर एक पैरेलल पाथ में कितना आएगा, 5, 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, 4 पैरेलल पाथ में 5-5 कंडक्टर लगा दीजिए तो 20 आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने कितने कंडक्टर माने थे, जेड कंडक्टर थे। ए पैरेलल पाथ, कितने पैरेलल पाथ, ए पैरेलल पाथ, कितने पैरेलल, ए पैरेलल। अगर ए पैरेलल पाथ है इसमें जेड कंडक्टर, हर एक पैरेलल पाथ में कितना कंडक्टर लगा दो, जेड बाई ए, जेड बाई ए, जेड बाई ए, कितनी बार ऐड कर दे, जेड बाई ए को आप ऐड करते चले जाइए, कितनी बार, ए बार। तो यहां से जेड कॉमन है, जेड बाई ए कॉमन आ जाएगा, 1 को ऐड करेंगे
ए टाइम्स, तो ए आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, दैट इज द जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो मॉडल बनाते हैं। कितने पैरेलल पाथ है? ए पैरेलल पाथ है। हेलो, इस डीसी मशीन में कितने टोटल कंडक्टर है? जेड कंडक्टर है। कितने पैरेलल पाथ है? ए पैरेलल पाथ। तो मैं इसका पूरा इक्विवेलेंट मॉडल बनाने जा रहा हूं, दैट इज ए पैरेलल पाथ है। कितने पैरेलल पाथ है? ए पैरेलल पाथ। और हर एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर लगाने हैं? जेड बाई ए। जेड बाई ए सेल होंगे सीरीज में। दिस इज नथिंग बट द टोटल आपके पास ये पहला कंडक्टर हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर और इंड्यूस ईएमएफ है ये दूसरा कंडक्टर हो गया, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंड्यूस ईएमएफ। नाउ इसी तरह कितने कंडक्टर लगे हैं बेटा सीरीज में? जेड बाई ए, हर एक पैरेलल पाथ में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पहला पैरेलल पाथ है जिसमें कितने कंडक्टर लगे हैं? दी जाता है जेड बाई ए कंडक्टर्स। जी आर द, ये आपके कितने सेल्स हैं? जेड बाई ए कंडक्टर्स बोल लीजिए और सेल्स बोल लीजिए। और एक इसमें सीरीज में आर, कनेक्टेड इन सीरीज। और इस तरह के कितने पैरेलल पाथ है बेटा? ए पैरेलल पाथ है। कितने पैरेलल पाथ है? ए पैरेलल पाथ। तो इसी को मैं कट पेस्ट मार देता हूं ए बार। इस तरह के कितने पैरेलल पाथ हैं? ए। ये पैरेलल पाथ है, ठीक है। नाउ दीज आर द पैरेलल पाथ। इनको कनेक्ट कर देते, कितने पैरेलल पाथ हैं? ए पैरेलल पाथ। दीज आर द ए पैरेलल पाथ, ठीक है। ए पैरेलल पाथ है और पैरेलल जेड बाई ए। यहां भी जेड बाई ए, यहां पर कितना हो जाएगा? हेलो, इसमें जेड बाई ए, इसमें भी जेड बाई ए, जेड बाई ए, जेड बाई ए, ए बार जोड़ेंगे तो जेड आएगा टोटल। नाउ दीज आर द कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल पाथ है ना, जैसे 4 पोल की मशीन होती तो 4 पैरेलल पाथ। ठीक है, यहां ब्रुश भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस। और इसको आपने क्या किया? ये आपका आर्मेचर का इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां ब्रुश भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रुश को। ये सारी की सारी ब्रुश आपस में शॉर्ट है, ये वाली ब्रुश आपस में शॉर्ट है। एक पॉजिटिव ब्रुश बनाते हैं, निगेटिव। 4 ब्रुश थी ना, तो 2 को आपस में शॉर्ट कर दे, 2 को आपस में शॉर्ट दो, ठीक है। यहां पर ए पैरेलल पाथ है, तो कितनी होंगी? ए ब्रुश होंगी। जितने पैरेलल पाथ उतनी ब्रुश, तो ए बाई 2 यहां लगी होंगी, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज
नाउ दिस लाइक दिस, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट मॉडल हुआ आर्मेचर का, लेकिन इसको भी अब रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको आप सर्किल में बना लो। नाउ दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर, ठीक है। अब इसको हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं जो आपको दिखता है। ये टर्मिनल वोल्टेज होगा, दिस इज द टर्मिनल, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज वी। अभी टर्मिनल वोल्टेज वी मैं मानूंगा, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको कल रिड्यूस करते हैं, कल मैं इसको बना दूंगा। हेलो, ये बताओ, अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा ना, इसका मुझे इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है आर्मेचर का। तो ये बताइए, आप जो है इसको क्या करना चाहते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब थेवेनिन मॉडल बना ले इसका। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहता हूं तो थेवेनिन मॉडल बना लू ना। थेवेनिन मॉडल बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, और या फिर मिलमेंस थ्योरम लगा सकते हैं डायरेक्टली। मिलमेंस थ्योरम लगा देंगे तो इक्विवेलेंट वोल्टेज आ जाएगा, उसको हम ई बोलेंगे या फिर ईजी बोलेंगे या फिर ईए बोलेंगे। कई बार ईजी बोले या फिर आर्मेचर इंड्यूज ईएमएफ बोले या फिर टोटल आर्मेचर में कितना ईएमएफ होगा, इंड्यूज होगा, और टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो टोटल आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं उसको निकला लूंगा, कल आपको निकला दूंगा, और कल हम इसका सर्किट डायग्राम बनाने के बाद ड्राइव करेंगे कि जो टोटल इंड्यूज ईएमएफ आता है ई, ठीक है, वो कितना होता है। और उसको निकालने के लिए हमें एक कंडक्टर में इंड्यूज ईएमएफ निकालना पड़ेगा। हेलो, जो इंड्यूज ईएमएफ निकलेगा ई के टर्म में निकालेंगे। ई क्या है, व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूज इन द पर कंडक्टर। एक कंडक्टर इंड्यूज ईएमएफ निकाल लेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। वैसे तुम बता सकते हो कितना वोल्टेज आएगा, कितने ई कनेक्ट है सीरीज में। हेलो, जेड बाई ए। तो व्हाट इज द टोटल इंड्यूज ईएमएफ, ई इज इक्वल टू आर्मेचर में जो टोटल इंड्यूज ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, ई इंटू जेड बाई ए। सारे वोल्टेज सीरीज में है, ऐड हो जाएंगे। दिस इज द इंड्यूज ईएमएफ। और बेटा इस इंड्यूज ईएमएफ को निकालने के लिए आपको केवल क्या चाहिए बेटा, एक कंडक्टर में कितना। तो एक कंडक्टर मान के एक चक्कर घुमाएंगे, कितना फ्लक्स में चेंज हुआ, कितना टाइम लगा, एक कंडक्टर का इंड्यूज ईएमएफ है उसको रख देंगे तो टोटल इंड्यूज ईएमएफ की इक्वेशन आ जाएगी। जो कि लोग ड्राइव करवाते हैं कि आपका एक कंडक्टर है कट किया, उस तरह भी मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं फिगर से, तो आपको डेरिवेशन बिल्कुल माइंड में फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो कल इसको करते हैं, कल मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।